नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपने विकास जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा मॉडल सेट संख्या दो के पार्ट ए का अध्ययन करेंगे। आइए वर्ग का शुभारंभ करने की घोषणा करते हैं। प्रश्न नंबर प्रथम, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? ए. मौलाना आज़ाद अल हिलाल, बी. एनी बेसेंट यंग इंडिया, सी. अली बंधु कॉमनवेल्थ, महात्मा गांधी कॉमरेड। इसमें से कौन सही सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अल हिलाल के लेखक कौन है? तो वह है मौलाना आज़ाद, और ये सभी बाकी गलत है। यंग इंडिया और हरिजन याद रखें, यंग इंडिया और हरिजन के लेखक कौन है? तो यह दोनों यंग इंडिया और हरिजन क्या है? तो एक पत्र था, इस दोनों को महात्मा गांधी ने लिखा। कॉमनवेल्थ एक अखबार था जिसको किसने लिखा? तो कॉमनवेल्थ को लिखा एनी बेसेंट। बात करें कॉमरेड को, तो कॉमरेड को किसने प्रकाशन किया? तो वह किया था मौलाना मोहम्मद अली। तो कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, यंग इंडिया और हरिजन महात्मा गांधी, और अल हिलाल जिसके रचयिता कौन है? तो वह थे मौलाना आज़ाद। प्रश्न नंबर 2, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी रचना है? नरेंद्र देव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। कब? तो वर्ष 1946 में। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना वर्ष 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। और भारत के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप लोग को मालूम है, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इन्होंने 1954 में बापू के कदमों में पुस्तक की रचना लिखी। कौन सी पुस्तक थी राष्ट्रपति? तो बापू के कदमों में वर्ष 1954 में इन्होंने लिखा। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किसकी है? तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और एस.सी. मजूमदार। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस.सी. मजूमदार। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसकी अध्यक्षता किसने की? एस.सी. मजूमदार ने। इस अधिवेशन में, यानी लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1916 में, इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग तथा नरम दल और गरम दल, कौन कौन? कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा नरम दल और गरम दल की एकता स्थापित हुई थी। और गरम दल की बात करें तो लाल, बाल, पाल, तीनों क्या थे? गरम दल थे। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की? तो एस.सी. मजूमदार। प्रश्न नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। जिलो नहीं होगा, यहाँ होगा जोड़े। क्या होगा यहाँ? तो यहाँ होगा जोड़े, जिलो नहीं होगा। ये तो समझ नहीं आया। जोड़े का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी और विनोबा भावे, बी. विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू, सी. विनोबा भावे और मोतीलाल नेहरू, डी. जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम और द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। इसमें कौन सा सही होगा? तो विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू के जोड़े यहाँ सही है। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। मार्च 1940 के कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो वह थे विनोबा भावे। लेकिन दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। और 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के खिलाफ महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा क्या शुरू किया गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कब किया गया? तो वह 1940 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। क्यों? तो ब्रिटिश सरकार का जो युद्ध नीति था उसी के खिलाफ महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 5, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाला आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? सी. राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पट्टाभी, सीतारामैया।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पट्टाभी सीतारामैया। यानी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाला आधिकारिक इतिहासकार थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया जो कि थे पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन थे? तो वह यहाँ हम लोगों ने देखा जो पट्टाभी सीतारामैया थे। और कांग्रेस के स्वर्ण जयंती पर ही, किस पर? तो कांग्रेस के स्वर्ण जयंती पर उन्होंने कांग्रेस का विस्तृत इतिहास लिखा था। इसके अनुवाद विभिन्न भाषाओं में भी प्रकाशित है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी। आ गया गरम दल से क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल उग्र विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो यहाँ जो ऑप्शन है इसमें होगा बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल को एक बात और यहाँ देखें, बिपिन चंद्र पाल को क्रांतिकारी विचारों का जनक भी माना जाता है। क्रांतिकारी विचारों का जनक किसे माना जाता है? तो वह था बिपिन चंद्र पाल। और क्रांतिकारी विचारों का उग्र विचारधारा से कौन कौन से थे? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जिसको कि गरम दल कहते हैं, तिकरी गरम दल भी कहा जाता है, वो कौन था? तो उसका नाम है लाल, बाल और पाल। लाल का मतलब हुआ लाला लाजपत राय, बाल का मतलब हुआ बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब हुआ बिपिन चंद्र पाल। और क्रांतिकारी विचारों का जनक भी किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है बिपिन चंद्र पाल को ही। और तीन कौन कौन से हैं? लाल, बाल, पाल। तो लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो इस प्रश्न पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं, यहाँ प्रश्न के अनुसार वह है बिपिन चंद्र पाल। किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। अकबर के काल में इस यानी कि क्रमिक विकास जो है मनसब व्यवस्था का, इस व्यवस्था में हर अधिकारी को एक मनसब यानी कि एक श्रेणी दिया जाता था। जितने भी अधिकारी थे उन सभी अधिकारी को एक श्रेणी दिया जाता था। और श्रेणी का प्रकार देखें तो सबसे जो छोटा था, सबसे कम मनसब था वह था 10 और सबसे अधिक मनसब की संख्या थी वह थी 5000। सबसे छोटा मनसब कितना था? 10 और सबसे अधिक कौन था? तो वह था 5000। शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास किसके काल में हुआ? तो वह अकबर के काल में सबसे जो कम होता था उसको 10 और जो सबसे अधिक थी मनसब की संख्या उसको 5000 मनसब दिया जाता था। अधिक मनसब की संख्या मनसब क्या था? तो वह था 5000 और सबसे कम मनसब वह था 10। प्रश्न संख्या 8, वर्ष 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई? बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और पंजाब। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बंगाल में फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल का गठन हुआ। कहाँ? तो वह हुआ था बंगाल में। और सिंध में भी मुस्लिमों ने लिंक की, बंगाल में भी और सिंध में भी मुस्लिमों ने क्या की? जो कि मुस्लिम लीग की सरकार बनी। कहाँ कहाँ? बंगाल और सिंध दोनों में। इसके अतिरिक्त बिहार, ओडिशा और मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, मुंबई और मद्रास में कांग्रेस को कहाँ कहाँ कांग्रेस को मिला जीत? तो वह मिला था बिहार में, ओडिशा में, मध्य प्रांत में, संयुक्त प्रांत में और मुंबई में, मद्रास में। लेकिन मुस्लिम लीग की जीत की बात की यहाँ ऑप्शन के अनुसार करें तो वह बंगाल और सिंध दोनों में मुस्लिम लीग को जीत हुआ था वर्ष 1946 के चुनाव के बाद। प्रश्न नंबर 9, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर के अधिनियम से तहत किया गया था? 1807, 1853, 1833 और 1819। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1853। 1853 के अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की खुली प्रतिस्पर्धा जो है सो आरंभ हो गई थी। कब? तो 1853 के अधिनियम के बाद। इस समय भारत का गवर्नर जनरल पूछे कौन था? तो वह था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी था भारत का गवर्नर जनरल। का कार्यकाल पूछे तो 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कौन था? तो 1848 से 56। इन्हीं के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में ही कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भी भेजा गया था।
प्रश्न नंबर 10, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति जो हुआ था उसमें लखनऊ में इसके नेतृत्व किसने किया था? तो वह की थी बेगम हजरत महल। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के जगदीशपुर में किसने किया था? तो वह किया था कुंवर सिंह। बिहार के जगदीशपुर में किया था कुंवर सिंह। 1857 की जो क्रांति हुआ था उसमें विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बिहार में? तो वह किया था कुंवर सिंह। और यहाँ लखनऊ में तो बेगम हजरत महल। बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति के संबंध में देखे तो बी.डी. सावरकर ने पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को क्रांति जो भी थी इसको बी.डी. सावरकर ने अपने पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आया? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और डच। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी। तो अब आने का क्रम देखें यूरोपीय कंपनियों का तो सबसे पहले 1498 में आया था कौन? तो वह आया था पुर्तगाली 1498। बात करें डच का तो डच आया था 1602 में। और बात करें अंग्रेज का तो अंग्रेज आया था 1608 में। अब फ्रांसीसी कब आया? तो फ्रांसीसी आया था 1664 में। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा? पुर्तगाली आया 1498 में, डच आया 1602 में, अंग्रेज आया 1608 में और फ्रांसीसी आया 1664 में। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? जो कि यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे अंतिम में कौन आया? तो वह आया फ्रांसीसी। कब? तो 1664 में। प्रश्न नंबर 12, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित है? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन वीमेंस एसोसिएशन एनी बेसेंट, सेवा सदन एम.जी. रानाडे, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा सदन एम.जी. रानाडे। सेवा सदन जो है बहराम जी एम मालावरी। कौन? तो बहराम जी एम मालावारी ने कब? तो 1885 में। 1885 में सेवा सदन की स्थापना की थी। समाज सुधारक बहराम जी एम मालावारी ने कब? तो 1885 में सेवा सदन की स्थापना किया था। और इसके अतिरिक्त देखें तो ये सभी तो सही है संस्थापकों में। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ये सही है। इंडियन वीमेंस एसोसिएशन एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था ये भी सही है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ये भी सही है। लेकिन सेवा सदन का गलत था। तो सेवा सदन किसके द्वारा? तो बहराम जी एम मालावारी ने 1885 में स्थापना किया। इसमें और देखें तो बाल विवाह का विरोध, विधवा पुनर्विवाह, वकालत और सामाजिक रूप से शोषित महिलाओं का उत्थान करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। सेवा सदन का क्या उद्देश्य था? तो बाल विवाह का विरोध करना, विधवा पुनर्विवाह, वकालत और सामाजिक रूप से शोषित महिलाओं का उत्थान करना ही इसका उद्देश्य था। किसका? तो सेवा सदन का। इसकी स्थापना किसने किया? तो बहराम जी एम मालावारी ने 1885 में। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, सेवा सदन। प्रश्न नंबर 13, ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेशों का विद्रोह किया? धार्मिक आधार पर। ऑप्शन नंबर ए 1857, बी 1824, सी 1856, डी 1835। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1824। ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विद्रोह किया? तो वह था वर्ष 1824।
वर्ष 1824 में, इसमें देखें तो वर्ष 1824 में बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट ने सर्वप्रथम धार्मिक आधार पर विरोध किया था। विरोध करते हुए बर्मा जाने से, कहाँ जाने से, तो वर्मा जाने से, समुद्र पार करना पड़ता ना, वर्मा जाने से क्या किया, इनकार किया। हिंदुओं के लिए तब समुद्र पार क्या था, तो एक क्या था, तो धर्म नष्ट करने के बराबर था। इसीलिए इन लोगों ने विरोध किया। आदेश का विरोध करने वाले सैनिकों को क्या किया, जो सैनिक यहाँ पर विरोध किया था उन सभी को क्या किया, तो फांसी पर चढ़ा दिया गया और रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया। तो ब्रिटिश भारत की सेना ने, ब्रिटिश भारत की जो सेना थी उसने धर्म के आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विद्रोह किया, तो वह था 1824 में बर्मा जाने के लिए बोला गया था, जो कि समुद्र पार करना हिंदुओं के लिए क्या था, धर्म नष्ट करने के बराबर था। किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? इटली ने, साइमन ने, चर्चिल ने, माउंटबेटन ने? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउंटबेटन ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, तो वह कहा था माउंटबेटन ने। लेकिन अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो ब्रिटेन को जो पीएम थे विंस्टन चर्चिल, इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और माउंटबेटन की बात करें तो ये भारत के अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। अंतिम वायसराय और प्रथम स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे माउंटबेटन। और माउंटबेटन ही महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। और गांधी को अर्धनग्न फकीर जो है वह ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने कहा था। प्रश्न नंबर 15, गुप्त शासक में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, कृष्ण, पार्वती, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। यहाँ ऑप्शन नंबर ये बी था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। गुप्त शासक में जो निर्मित दशावतार मंदिर है वह विष्णु देवता को समर्पित। यह कहाँ पर है दशावतार मंदिर? तो यूपी के, कहाँ, तो यूपी के देवगढ़ में स्थित है। कहाँ है? तो यूपी के देवगढ़ में स्थित है दशावतार मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जो गुप्त काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कब हुआ था इस काल का दशावतार मंदिर का निर्माण? तो गुप्त काल में। यह कहाँ है? तो वर्तमान समय में यूपी के देवगढ़ में स्थित है दशावतार मंदिर। प्रश्न नंबर 16, निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईशोपनिषद। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो वह किया था ईशोपनिषद ने। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ईशोपनिषद में। और ईशोपनिषद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद से। किससे? तो यजुर्वेद। और भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हैं। कहाँ? तो गीता में भी देखे तो कृष्ण के द्वारा निष्काम कर्म का उपदेश देते हुए देखा गया है। तो निष्काम कर्म का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया गया है? तो वह किया गया है ईशोपनिषद में। और इसकी बात करें तो यह किस उपनिषद से संबंधित है? तो वह है यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 17, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो वह मिलते हैं कुमारगुप्त प्रथम के। कुमारगुप्त प्रथम ने सबसे अधिक मात्रा में क्या किया था? तो अभिलेख जारी किया था। पहला बात तो ये। और इसके ही काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, कुमारगुप्त प्रथम के ही काल में सबसे अधिक क्या? तो स्वर्ण मुद्रा। सबसे अधिक क्या? तो वह था स्वर्ण मुद्रा। तो सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसके काल में? तो कुमारगुप्त प्रथम के काल का। और इसी के काल में, कुमारगुप्त प्रथम के काल में ही नालंदा महाविहार की भी स्थापना किसकी? तो
नालंदा महाविहार की स्थापना किसके काल में? तो कुमारगुप्त प्रथम के काल में। सबसे ज़्यादा अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के काल में। सबसे ज़्यादा मुद्रा यानी स्वर्ण मुद्रा तो वह भी कुमारगुप्त प्रथम के काल में। इस प्रकार इसका सही उत्तर था कुमारगुप्त प्रथम। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगिरी, बी बुर्जहोम, सी चिरांद, डी मास्की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बुर्जहोम। बुर्जहोम है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर श्रीनगर के निकट। कहाँ? तो श्रीनगर के निकट। किस स्थल से? तो श्रीनगर के बुर्जहोम यानी कि बुर्जहोम स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी था। प्रश्न नंबर 19, अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, वैष्णव मत, सिख मत, जैन मत। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जैन मत। अनेकांतवाद या स्यादवाद जैन मत क्रोध सिद्धांत पर एवं दर्शन है। किसका? तो जैन मत क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। यह सिद्धांत स्यादवाद या सप्तभंगवाद सिद्धांत से किससे? तो स्यादवाद या सप्तभंगवाद सिद्धांत से गहरे रूप से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? तो स्यादवाद या सप्तभंगवाद सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। और जैन दर्शन के अंतर्गत ही किसी वस्तु के गुण को समझने और उसको समझाने, अभिव्यक्त करने की सापेक्षिक सिद्धांत भी शामिल है। जैन दर्शन में क्या क्या है? तो किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने की सापेक्षिक सिद्धांत भी कहा है, तो वह है जैन धर्म के अंतर्गत। तो अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत का दर्शन है? तो वह है जैन मत। प्रश्न नंबर 20, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? जूनागढ़ से, मंदसौर से, रांची से, एरन से। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एरन से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह प्राप्त हुआ एरन से। इसका संबंध बताया जा रहा है गुप्त शासक जो थे, गुप्त शासक 510 ईस्वी पूर्व का अभिलेखीय साक्ष्य है गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त है। किससे? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से गुप्त शासक जो थे भानुगुप्त, उन्हीं के एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। यह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। एरन कहाँ स्थित है? तो एरन का जो सती अभिलेख है वह एरन का जो सती अभिलेख है यह कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वह प्राप्त हुआ एरन से। वर्तमान समय बात करें तो वह है मध्य प्रदेश के किस में? तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इसका संबंध किससे बताया जा रहा है? तो गुप्त काल के जो राजा थे भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। प्रश्न नंबर 21, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, गुप्त शासक विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने मृच्छकटकम की रचना की। सी, उनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में है। डी, उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसमें से असत्य कौन है ये बताना था कालिदास के बारे में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी असत्य है। मृच्छकटकम की रचना कालिदास ने तो नहीं की थी, लेकिन इसकी रचना कौन की थी? तो उसका नाम याद रखिएगा, शूद्रक ने की थी। शूद्रक के द्वारा मृच्छकटकम की रचना की गई थी। कालिदास के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 कथन सही है और ये गलत था जो कि मृच्छकटकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। कालिदास की बात करें तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के
दरबारी कवि के नवरत्नों में से एक थे। उनकी रचना की अगर बात करें कालिदास की रचना तो मालविका गणमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम आदि है, और वे संस्कृत के महान कवि थे। यहाँ भी लिखा है जो कि उनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में है। बिल्कुल, कालिदास एक संस्कृत के महान कवि और नाटककार भी थे। अभिज्ञान शकुंतलम जिसमें प्रमुख है। अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा? ताज खां करारानी से, दाऊद खां करारानी से, सुलेमान खां करारानी से, शेर खां करारानी से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाऊद खां करारानी से। अकबर द्वारा जब बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में दाऊद खां करारानी से अकबर को संघर्ष करना पड़ा था। 1574 से 76, 1574 से 76 में 1574-76 रखें तो उस समय अकबर ने बिहार पर नियंत्रण स्थापित किया था। कब? तो 1574 से 76 अकबर ने क्या किया? तो बिहार पर नियंत्रण स्थापित किया था। उस समय बिहार में दाऊद खां काराकानी का शासन था। इस समय बिहार में किसका था शासन? तो दाऊद खां करारानी का शासन था। और 1880 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में घोषित किया गया। तो मुगल साम्राज्य के रूप में बिहार को कब घोषित किया गया? तो वह क्या था? 1880 में। और अकबर कब आए बिहार पर शासन करने तो किया था? तो वह क्या था? अकबर 1574 से 76 में। और मुगल साम्राज्य का कब यह भाग बना बिहार? तो वह बना 1580 में। और जिस समय अकबर ने अटैक किया था बिहार पर या अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उस समय किससे सामना करना पड़ा अकबर को? तो दाऊद खां करारानी से। प्रश्न नंबर 23, किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमाण मिले? बख्तियार खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमाण मिले हैं। किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक। राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज शाह तुगलक द्वारा उन्हें दान देने के उल्लेख मिले हैं। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सही प्रकार के पूर्व के ऋण माफ कर दिए थे और इसमें कृषि ऋण भी। प्रश्न नंबर 24, 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया? सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, स्वामी विद्यानंद और राहुल सांकीर्तनियान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद। 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को स्वामी विद्यानंद ने संगठित करके आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब की यह बात है? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के स्वामी विद्यानंद ने, किसने? तो वह थे दरभंगा राज्य के स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया। और 1922 में महाराजा ने किसानों के कुछ मांगे की भी स्वीकार किया। कौन थे? दरभंगा महाराज। प्रश्न नंबर 25, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? नालंदा, विक्रमशिला, पाटलिपुत्र और तक्षशिला। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, वह था तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला या गांधार शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य, यहाँ के ही आचार्य थे। चाणक्य कहाँ के आचार्य थे? तो वह थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। और यह कहाँ है तक्षशिला? तो वह है पश्चिमोत्तर भारत में। प्रश्न नंबर 26, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना? बंगाल और मराठा, बंगाल और दिल्ली, दिल्ली और अंग्रेज, बंगाल और अंग्रेज। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बंगाल और दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी, बंगाल और दिल्ली। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का कारण अखाड़ा बना? तो वह अखाड़ा बना था बंगाल और दिल्ली के बीच। प्रारंभिक मध्यकाल यानी कि सल्तनत काल में बिहार का क्षेत्र दिल्ली और बंगाल के बीच संघर्ष का क्या बना था? तो अखाड़ा बना था। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व बिहार दो राजनीतिक क्षेत्र में विभाजित था। मुस्लिम आक्रमण से पहले देखें तो बिहार कितने राजनीतिक क्षेत्र में था विभाजित? तो वह था दो। कौन कौन से? दक्षिण में मगध और उत्तर में मिथिला। राज प्रमुख था। पाल वंशीय व्यवस्था कमजोर पड़ी रही थी। कब? तो मुस्लिम आक्रमण से पूर्व।
तो प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो वह था बंगाल और दिल्ली। प्रश्न नंबर 27, यूरोपीय कंपनियों के द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था सोरा, नील, सूती वस्त्र, अनाज, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। जितने भी वस्तुएं हैं यानी सोरा, नील, सूती वस्त्र और अनाज, सभी वस्तुओं यूरोपीय कंपनियों के द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था। सोरा भी, नील भी, अनाज भी, सूती वस्त्र भी। इस प्रकार इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ई। इन वस्तुओं की उपलब्धता के कारण, ये जो सोरा है, नील है, सूती वस्त्र, अनाज, इन वस्तुओं की उपलब्धता के कारण ही पटना उत्तर भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वह कौन था? तो पटना उत्तर भारत का एक क्या था? तो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक था। यहाँ सबसे पहले कौन से अंग्रेज आए? तो वह आए थे पीटर मुंडी, और उसने कौन? तो पीटर मुंडी ने 1630 से 1632 में जो भीषण अकाल आया था उसका वर्णन भी किया है अपने किताब में। प्रश्न नंबर 28, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबने अवज्ञा आंदोलन। बिहार के कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई थी। 1930 ईस्वी में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी के प्रचार और विदेशी सामान का बहिष्कार के लिए, कब? तो 1930 में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशियों के प्रचार और विदेशी सामान के क्या? तो बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही मुंगेर के तारापुर थाना पर तिरंगा भी फहराने का प्रयास में, कब? तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही किस थाना? तो मुंगेर के जो थाना थे उस पर तिरंगा झंडा फहराने के प्रयास में ही 2 दर्जन से अधिक देशभक्त क्या हुए थे? शहीद हो गए थे। इसकी चर्चा भी किए थे पीएम मोदी ने अपने मन की बात में। तो नंगे हड़ताल किस आंदोलन से संबंधित है? तो बिहार के कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई? तो वह की गई थी सबने अवज्ञा आंदोलन। 1930 में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी का प्रचार और विदेशी का बहिष्कार किया था नंगी हड़ताल के रूप में। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण? जॉन सोर, सर रिचर्ड, जॉन मार्डन और सर लियोन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ए, जॉन सोर। किसके सुझाव पर? तो जॉन सोर के सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण किया गया। गोलघर क्या है? तो गोलघर एक क्या था? तो वह था अन्नागार। इसका निर्माण की बात करें तो 1784 में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ और 1786 में गोलघर बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण क्यों किया गया था? तो 1783 में जो अकाल हुआ था उसी अकाल के बाद 1783 में जो अकाल हुआ था उसी अकाल के बाद जॉन सोर के द्वारा पटना में गोलघर निर्माण के बारे में सुझाव दिया गया था। किसके द्वारा? तो वह दिया था जॉन सोर के द्वारा। 1784 में गोलघर निर्माण प्रारंभ हुआ और 86 में पूर्ण भी हो गया, यानी बनकर तैयार रह गया। प्रश्न नंबर 30, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? महेश नारायण, मजहरुल हक, भूपेंद्र नाथ दत्त और बाबाजी ठाकुरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र नाथ दत्त। पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था, कौन? भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? तो भूपेंद्र नाथ दत्त। और वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने दोनों के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया था। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? तो वह किया था भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र घोष। और पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था कौन स्थापना किया? तो वह किया था भूपेंद्र नाथ दत्त। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 31, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला को प्रेरित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आदिल शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, अमीर खुसरो, तानसेन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। डी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सी होगा, यहाँ अमीर खुसरो नहीं है, यहाँ अमीर खुसरो है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तबला को प्रेरित करने का श्रेय किसे जाता है? तो वह जाता है अमीर खुसरो को। अगर बात अमीर खुसरो को करें तो अमीर खुसरो हिंदी भाषा के पहले कवि कौन थे? तो वह थे अमीर खुसरो। हिंदी भाषा के पहले कवि अमीर खुसरो।
भारत का तोता या तूतीय हिंद कौन थे? तो वह भी थे अमीर खुसरो। भारत का तोता और तूतीय हिंद। कव्वाली एवं उर्दू का पिता, कव्वाली और उर्दू का पिता कौन है? तो वह है यह अमीर खुसरो। अब भारत में गीत की गज़ल की शुरुआत करता कौन है? तो वह भी था अमीर खुसरो। तो इस प्रकार अमीर खुसरो के बारे में हम लोगों ने इतने तथ्य को देखा और इसका सही उत्तर है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला को प्रेरित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह दिया जाता है अमीर खुसरो को। प्रश्न नंबर 32, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह एक्ट 1807 में लॉर्ड लिटन के समय आया। बी, इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। सी, अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगला से हिंदी में भाषा में परिवर्तित हो गई। और डी, लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा, यानी गलत कौन सा है, सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि बांग्ला से हिंदी नहीं हुआ था, हिंदी को तो बंदी करने के लिए अंग्रेजी हुआ था। क्या हुआ था? तो वह हुआ था अंग्रेजी, इंग्लिश। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में देखें सही कौन कौन से हैं। तो यह एक्ट 1807 में लॉर्ड लिटन के समान आया, बिल्कुल सही है। यह अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, यह भी सही है। और अमृत बाजार पत्रिका रातों रात एबीपी जो आज के चल रहा है, अमृत बाजार पत्रिका एबीपी, वह बंगला से डायरेक्ट क्या बन गया? हिंदी नहीं, अंग्रेजी बना था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में लाया गया था, इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था जो कि भारतीय भाषाओं के जितने भी समाचार पत्र हैं उस पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, राजद्रोही लेखों को दबाना और ऐसे प्रयासों के लिए समाचार पत्र को दंडित भी करना। क्या उद्देश्य था? तो भारतीय समाचार पत्र को क्या करना? बंद करना, उस पर नियंत्रित करना भारतीय समाचार पत्र को, राजद्रोही लेखों को क्या करना था? उसे दबाना था और समाचार पत्र को दंडित भी करना था। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगला से हिंदी नहीं होगा, हिंदी में भाषा परिवर्तित हो गया, लेकिन यही इसलिए गलत है, हिंदी नहीं बना था, वह अंग्रेजी बना था। प्रश्न नंबर 33, चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ? राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा रतन सिंह, राणा संग्राम सिंह। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था। इसके शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ हुआ था राणा कुंभा। राणा कुंभा चित्तौड़गढ़ का जो है, चित्तौड़गढ़ कहाँ है? तो वह है राजस्थान में, राजस्थान में चित्तौड़गढ़। राणा कुंभा कहाँ के राजा थे? तो वह थे मेवाड़ के राजा। राणा कुंभा कहाँ के राजा थे? तो वह थे मेवाड़ के राजा। चित्तौड़गढ़ राजस्थान। तो चित्तौड़गढ़। प्रश्न नंबर 34, प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन शासक ने आरंभ किया? मोहम्मद गौरी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने आरंभ किया था। प्रतीक मुद्रा की बात हो या कागजी मुद्रा, इस दोनों को प्रतीक मुद्रा अर्थात कागजी मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 35, 12 मासा किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, इसामी, रसखान, अमीर खुसरो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। 12 मासा की रचना किसने की? तो वह की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत का ही हिस्सा है 12 मासा। किसका? तो पद्मावत विवादों में ही रहा था, संजय लीला भंसाली। तो 12 मासा की रचना किसने की? तो वह की थी मलिक मोहम्मद जायसी। निम्नलिखित में से किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया? सती प्रथा, मूर्ति पूजा, बाल विवाह और पाश्चात्य शिक्षा। तो इसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाश्चात्य शिक्षा का उन्होंने विरोध नहीं किया था। तो विरोध किस किस का किया था ये याद रखें। तो सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया और मूर्ति पूजा का राजा राम ने विरोध किया, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा डी। और पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है किसे? राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत। और पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने विरोध भी नहीं किया था। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने
एवं खुदा के नाम पर शपथ ली, वे लगान नहीं देंगे। बारदोली सत्याग्रह, मोपला विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, तेभागा आंदोलन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे। बारदोली सत्याग्रह के बारे में देखें तो इसी आंदोलन के दौरान किसानों की एक बैठक ने प्रस्ताव पास किया। बारदोली सत्याग्रह के दौरान किसानों की एक बैठक के दौरान प्रस्ताव पास करके यह बात कहा गया कि जब तक सरकार किसी निष्पक्ष ट्रिब्यूनल का गठन नहीं करती, तब तक लगान की अदायगी नहीं की जाएगी। और किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर लगान नहीं देने की भी शपथ ली। इसके बाद गीता कुरान का पाठ भी शुरू हो गया और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी इन लोगों ने ही दिया था। इसी आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इसी बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान मिला था। तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली और वे लगान नहीं देंगे। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आह्वान में महात्मा गांधी ने नहीं किया था? क्वेश्चन यहाँ किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 2, डी 1, 2, 3 और 4 और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उपरोक्त सभी जितने भी आंदोलन है सभी का आह्वान जो है महात्मा गांधी ने ही किया था। जितने भी यहाँ आंदोलन है, कौन कौन से आंदोलन है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग और सबने अवज्ञा, इन सभी का जो है आह्वान किसने किया था? वह किया था महात्मा गांधी ने ही। अहमदाबाद मिल मजदूर की बात करें तो वर्ष 1918। कब? तो 1918। वर्ष 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों एवं मजदूरों के मध्य प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। तो मालिकों के व्यवहार से क्षुब्ध गांधी जी ने मजदूर से हड़ताल पर जाने का आह्वान किया था। कब? तो 1918 में। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किसने करवाया? तो वह भी महात्मा गांधी ने। कब? तो 1918। रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में। कब? तो रॉलेट एक्ट 1919 किसने करवाया? तो वह भी किया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ किसने करवाया आंदोलन? तो वह भी करवाया था महात्मा गांधी ने। असहयोग की बात करें तो 1920 में 1920 में असहयोग आंदोलन। और सबने अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 में। तो महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन का यहाँ दिया हुआ है सभी आंदोलन का आह्वान किसने करवाया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। पहला आंदोलन है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1918 में करवाया। आह्वान किया रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान किया 1919 में। असहयोग आंदोलन शुरू करवाया कब? तो 1920 में। और सबने अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया? तो वह किया 1930 में। डेट याद रखना, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, रॉलेट सत्याग्रह 1919, असहयोग आंदोलन 1920 और सबने अवज्ञा आंदोलन 1930। सभी का आह्वान किसने किया? तो वह किया था महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 39, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? 1987, 1988, 1989, 1990। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 में। 21 वर्ष से कितना किया गया था? तो वह किया था 18 वर्ष। किस संशोधन 61 61वें संविधान संशोधन के तहत कब? तो 1989 में 21 वर्ष से मताधिकार की आयु कितना किया गया? तो 21 वर्ष से 18 वर्ष। और सर्वप्रथम 1989 के आम चुनाव में ही इसका प्रयोग भी किया गया, यानी 18 वर्ष के लोग भी मताधिकार बन सकते हैं, उनको मत का अधिकार मिल गया।
कब? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में, और सबसे पहले 1989 के आम चुनाव में ही 18 वर्ष के नवयुवक ने मतदान किया था। प्रश्न नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को चुनिए। ऑप्शन नंबर 1, भारत और इंडिया नाम को स्वीकार किया गया। बी, भारत को राज्य का संघ कहा गया। सी, राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी। डी, राज्यों के अंतर्गत राज्य के क्षेत्र, संघ के क्षेत्र, अर्जित राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ हम लोग देखें तो होगा सी, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद की असत्य व्याख्या को चुनिए। तो असत्य व्याख्या क्या है? यहाँ राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी। यह गलत है, बाद बाकी सभी सही है। अनुच्छेद 1 के तहत सत्य कौन कौन से है? तो भारत और इंडिया नाम को स्वीकार किया गया, ये भी सही है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया, ये भी सही है। राज्यों के अंतर्गत राज्य के क्षेत्र, संघ के क्षेत्र और अर्जित राज्य को शामिल किया गया, ये भी सही है। तो यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की सत्य व्याख्या क्या है? तो राज्य और संघों की संप्रभुता बनी रहेगी। इसके अंतर्गत देखें तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा की बैठक में, किसने? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा की बैठक में कहा कि राज्यों का जो संघ है, यह उक्ति, राज्यों का संघ उक्ति जो है, संघीय राज्य के स्थान पर महत्व को दो कारण है। संघीय राज्य के स्थान पर राज्यों का संघ इसलिए कहा जाता है, इसके संघीय राज्य के स्थान पर राज्यों का संघ कहने का महत्व यह दो कारण है, दो महत्व है। पहला महत्व यह है जो कि भारतीय संघ, पहला क्या कारण बताया? तो भारतीय संघ जो है राज्यों के बीच में किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिकी संघ। और द्वितीय कारण बताया जो कि राज्यों को संघ से विभक्त नहीं होने का कोई अधिकार नहीं है। द्वितीय कारण बताया, क्या बताया? जो कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। और पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। प्रश्न नंबर 41, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब से? तो वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए वर्ष 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 42, भारत के संविधान के स्रोत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ब्रिटेन संसदीय शासन, अमेरिका मूल अधिकार, कनाडा संघीय व्यवस्था, आयरलैंड मौलिक कर्तव्य। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस यहाँ सम्मिलित कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है। यानी कि आयरलैंड से क्या लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्य नहीं, डीपीएसपी। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया था? तो वह लिया गया था आयरलैंड से। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? वह लिया गया था आयरलैंड से। इस प्रकार डी सही सम्मिलित नहीं है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य लिया गया था सोवियत संघ रूस से। सोवियत संघ से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? तो संविधान संशोधन। जापान से क्या लिया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। अब भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वह संविधान का मूल स्रोत है। संविधान का मूल स्रोत क्या है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटेन से क्या लिया गया? तो संसदीय शासन। अमेरिका से क्या लिया गया? तो मूल अधिकार। कनाडा से क्या लिया गया? तो संघीय व्यवस्था। एक बार और यहाँ देखें तो आयरलैंड से क्या लिया गया? वह लिया गया डीपीएसपी। और ब्रिटेन से संसदीय शासन, अमेरिका से मूल अधिकार, कनाडा से संघीय व्यवस्था। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो सोवियत संघ से लिया गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो सोवियत संघ से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। और जापान से क्या लिया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। और भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वह संविधान का मूल स्रोत है। 1935 संविधान का मूल स्रोत। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 43, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति राजेंद्र गडकर, न्यायमूर्ति अचकानिया, न्यायमूर्ति पीएन भगवती, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। और ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन नंबर डी एम हिदायतुल्ला। भारत के
छठे मुख्य न्यायाधीश कितने नंबर के? भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने, जो कि छठे उपराष्ट्रपति भी रहे, कब से कब तक इनका कार्यकाल था? तो 1979 से 84। 1979 से 84 से छठे उपराष्ट्रपति रहे और 1979 से 84 इनका कार्यकाल था। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 2 बार पदभार संभाला। कितने बार? तो 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में संभाला और यह भारत के छठे उपराष्ट्रपति थे। छठे उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया 1979 से 1984 तक। तो भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला? तो वह थे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, जो कि भारत के छठे उपराष्ट्रपति भी बने। प्रश्न नंबर 44, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया। हिंदू कोड बिल, पिट्सू विनियोग विधेयक, भारत डाक संघ संशोधन विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत डाक संघ या संशोधन विधेयक। भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया। कब? तो भारत डाक संघ संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया। वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संदर्भ में। कब? तो वर्ष 1986 में। ज्ञानी जेल सिंह के कार्यकाल देखें तो 1982 से 87। कौन? तो ज्ञानी जेल सिंह। प्रश्न नंबर 45, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, पांचवें वर्ष, चौथे वर्ष। इस प्रश्न का आंसर तो सबके पास होगा, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है वह किया जाता है 5वें वर्ष। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है कब? तो वह 5वें वर्ष। अनुच्छेद इसमें किसमें है? तो अनुच्छेद याद रखना 280। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष भारत के वित्त आयोग का गठन करेगा। वर्तमान में कितने नंबर के है? तो 15वें वित्त आयोग वर्तमान में जो है 15वें वित्त आयोग के रिपोर्ट को संसद ने स्वीकार कर लिया गया है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से है? तो 2021-22 से लेकर के 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक। अभी वर्तमान जो 15वें वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? तो वह है एन.के. सिंह। तो भारत के वर्तमान वित्त आयोग के गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष में। संविधान के अनुच्छेद 280 से उनका संबंध है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष क्या करता है? तो वित्त आयोग का गठन करता है। वर्तमान समय 15वें वित्त आयोग चल रहा है, जिसका कार्यकाल 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? तो वह है एन.के. सिंह। प्रश्न नंबर 46, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? 6 अगस्त 1951, 6 अगस्त 1952, 12 जुलाई 1948, 15 सितंबर 1950। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो 6 अगस्त 1952 को। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 में। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और यह नियोजन की स्वीकृति प्रदान करने की सिफारिश करता है। यह जो राष्ट्रीय विकास परिषद है यह नियोजन की क्या करती है? तो स्वीकृति को प्रदान करने की सिफारिश करता है। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री स्वयं। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को। प्रश्न नंबर 47, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो वह सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। 2019 में NHRC एक्ट यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2019 में NHRC एक्ट में संशोधन के बाद वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। कब? तो यह नियम लाया गया 2019 में। कब? तो 2019 में संशोधन करने के बाद 2019 में NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट। वर्तमान में देखें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? तो वह है अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है अरुण कुमार मिश्रा। तो अध्यक्ष किससे बनाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जाता है। NHRC का फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसका हिंदी में नाम होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। प्रश्न नंबर 48, प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय में निम्नलिखित में से किस न्याय की बात की गई है? सामाजिक न्याय, धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किस न्याय की बात नहीं की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक न्याय की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रस्तावना में 3 न्याय की बात की गई है। वह कौन कौन से न्याय है? तो वह है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ देखें, प्रस्तावना में जो सामाजिक न्याय है इसका अर्थ होता है हर व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है? तो जितने भी व्यक्ति है भारत में उन सभी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना। अगर आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक न्याय का तात्पर्य होता है जो कि आर्थिक कारणों से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय के अंतर्गत सभी व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार दिए जाने का संदर्भ है। तो संविधान के प्रस्तावना में न्याय को किससे लिया गया? तो रूस की क्रांति 1917 से लिया गया। तो संविधान की प्रस्तावना में न्याय को रूस की क्रांति से लिया गया। न्याय को कहाँ से लिया गया संविधान की प्रस्तावना में? तो वह लिया गया रूस की क्रांति से। तो प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द जो है निम्नलिखित में से न्याय की बात नहीं की गई है। तो वह धार्मिक न्याय की बात प्रस्तावना में नहीं की गई। प्रस्तावना में कौन कौन सी बात की गई, किस किस न्याय की बात? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और धार्मिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। प्रश्न नंबर 49, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है सर्वोच्च न्यायालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सा है? वह है सर्वोच्च न्यायालय। इसके आर्टिकल कितने हैं? तो 138 138। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 138 के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच सभी विवादों को क्या करेगा? तो निपटाता है। जितने भी विवाद होगा राज्य और केंद्र के बीच वह अनुच्छेद 138 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सभी विवादों को निपटाते हैं। प्रश्न नंबर 50, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 39, 40, 42 और 45। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची में यानी राज्य सूची में संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने का भी अधिकार किसे दिया गया है? तो वह दिया गया है राज्य को। इसके संबंध में ग्राम पंचायत के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसमें है? तो वह दिया गया है राज्य को। किस अनुसूची के तहत? तो वह है 7वीं अनुसूची। और ग्राम पंचायत को संवैधानिक मान्यता कब दिया गया? तो वह दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के 1993 में जो हुआ था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक मान्यता भी दिया गया ग्राम पंचायत को।
प्रश्न नंबर 51, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। सी, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। डी, संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गलत कौन सा कथन है तो वह डी गलत है। सही कौन कौन सा कथन गलत है तो वह इसका डी जो है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। सही कौन कौन से है? अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को नियुक्त किया तो ये सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है महान्यायवादी बनने के लिए। और महान्यायवादी बनने के लिए भारत का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, यह भी सही है। महान्यायवादी के संबंध में देखें तो भारत सरकार के सर्वोच्च अधिकारी, इसका नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। इसकी योग्यता क्या होगी तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेता है। इसका कार्यकाल क्या होता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसकी वेतन कितना होता है तो संविधान में तय नहीं किया गया है महान्यायवादी का वेतन। और इसका संबंध किससे है तो कितने अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है महान्यायवादी को। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जितने भी अधिकार यहाँ दिए गए हैं सभी अधिकार गैर नागरिक को प्राप्त है, यानी यहाँ जितने अधिकार है ये चारों के चारों अधिकार गैर नागरिक को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है। तो उन लोगों को भी कौन कौन से हैं तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता भी गैर नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण भी। और अनुच्छेद 21 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता भी। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता भी गैर नागरिकों को प्राप्त है। तो कौन कौन से 14, 20, 21, 26 गैर नागरिकों को ही प्राप्त है। लेकिन बात करें सिर्फ नागरिक को कौन कौन से प्राप्त है तो याद रखना अनुच्छेद 15, जिसके अंतर्गत ये कहा कि अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता, संवेद होने, संगम बनाने, संचरण, वृत्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। तो कौन कौन से भारतीयों को मुख्य रूप से है तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। और भारतीयों और गैर नागरिकता प्राप्त वाले लोग को उस दोनों को कौन कौन से अनुच्छेद 14, 20, 21, 26। अनुच्छेद 14, 20, 21, 26। भारतीयों को मूल रूप से कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।